हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं मिस शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो हिंदी गद्य यानी कि हिंदी लिटरेचर से बिलोंग करते हैं, उनके जिनकी परीक्षाएं नज़दीक हैं, उनके लिए ये मॉडल पेपर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों से बिल्कुल मिलता रहे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कुछ नए नए प्रश्नों के साथ जो अभी तक आपके प्रश्न यानी कि आपके पेपर से संबंधित था, और आपके जो आने वाले जो विगत पेपर होते हैं उसमें ये प्रश्न जो आज हम लेके आए हैं वो आपके मॉडल पेपर और प्रश्न पत्र दोनों से मिला के आपका ये मॉडल पेपर बनाया गया है। तो दोस्तों आज के इस पेपर में बहुत ही लाजवाब प्रश्न आया है और बहुत ही अच्छे से सीखने को भी मिलेगा, और कुछ चीज़ें इसमें हमें आपको एक्स्ट्रा बताएंगे जो अभी तक हमने आपको हिंदी गद्य यानी कि साहित्य में मैंने नहीं बताया था। तो जी हाँ दोस्तों, अब आप चलते हैं क्लास की तरफ कि क्लास में किस तरीके से प्रश्न आए हुए हैं। तो एक बार फिर से हम लोग जोर लगा के थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे और आगे की ओर हम बढ़ते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्लास की तरफ। अब आपका प्रश्न यानी कि प्रश्न पत्र कुछ इस तरीके से रहेगा। इसमें रहेगा आपका बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी गद्य यानी कि प्रश्न पत्र आपका रहेगा हिंदी गद्य। टाइम 2 घंटे का है, पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आपको सेक्शन ए दिया जाएगा खंड आ। इसमें आपको केवल आपको सभी प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 50 शब्दों में देना है। कुछ इस तरीके से आपका मॉडल पेपर रहेगा। और आपका पहले का फर्स्ट प्रश्न दिया जाएगा कि कहानी का उद्भव एवं विकास को परिभाषित कीजिए। अब कहानी का उद्भव एवं विकास यानी कि उद्भव और विकास किस तरीके से हुआ ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो आंसर में लिखना होगा आपको कि आदिकाल से ही मानव में कहानी कहने एवं सुनने की प्रबल लालसा है। यानी कि बात करें तो ये आज से नहीं, आदम जमाना से ये कहानी का जो प्रथा चल रही है वो बहुत दिन से चलती आ रही है। उसका हम लिखेंगे कि भारतीय साहित्य में वेदों, उपनिषदों, बौद्ध जात को एवं संस्कृत साहित्य में अनेक कहानियाँ देखने को मिलती है। जैसे ऋग्वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथों एवं उपनिषदों में अनेक सांकेतिक कहानियाँ मिलती हैं। अब वर्तमान में यह रूप विधा अंग्रेजी साहित्य से होकर हिंदी में आई। कहानी को पश्चात देशों में शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। एडगर एलन प्रोफेसर का आधुनिक कहानी के जन्मदाताओं में प्रमुख माना जाता है। हिंदी कहानी का जो विकास का अध्ययन करने के लिए हम उसकी समीक्षा इस प्रकार कर सकते हैं। नंबर 1, कौन के मतलब उसका जो कहानी का उद्भव हुआ वो किस प्रकार से हुआ वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब इसका जो विकास है वो इसका विकास कब कब हुआ वो आपको यहाँ पे लिखना है। का नंबर लिखे 1 नंबर में आपका आ जाएगा विकास युग। विकास युग जब स्टार्ट हुआ आपका तो ये 1900 से 1911 ईस्वी तक आपका ये स्टार्टिंग में आया था। उसका फिर सेकेंड नंबर आपका आ जाएगा इसमें प्रेमचंद युग। क्या आएगा? प्रेमचंद युग। अब प्रेमचंद युग जो हुआ वो आपका 1911 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक स्टार्ट था। उसका फिर 1936 के बाद में आपका तीसरे नंबर में आ जाएगा प्राक स्वातंत्र्य युग यानी कि प्राक स्वतंत्र युग। ये आपका 1936 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक रहा। उसके बाद में फिर 4 नंबर आया आपका 47 के बाद में कि स्वतंत्र युग जो 1947 से आज तक लागू है। यानी कि जो स्वतंत्र युग है वो आज तक चल रहा है। तो इस जो कहानी का उद्भव हुआ और विकास हुआ तो कुछ इस तरीके से हुआ था। यानी कि पहले पे विकास युग आया, फिर प्रेमचंद युग हुआ, फिर प्राक स्वतंत्र युग आया यानी कि स्वतंत्र युग आया, उसके बाद फिर स्वतंत्र युग स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से ये कहानी का उद्भव और विकास हुआ। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निबंध के अंग। निबंध के अंग कौन कौन से हैं? अब जब सबसे पहले अगर आप निबंध लिखते हैं तो निबंध को सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, इसके कितने अंग हैं, ये अंग आपको यहाँ पे लिखना होता है। अब जब आप लिखेंगे निबंध तो सबसे पहले आपका आ जाता है शीर्षक। शीर्षक में आप लोग लिखते हैं कि निबंध का शीर्षक जो आकर्षण होना चाहिए, जिसमें पाठकों में उसे पढ़ने की प्रति उत्सुकता उत्पन्न हो। यानी कि अगर आपको कोई भी चीज़ जैसे आपको पढ़ना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको जो कहानी का शीर्ष होता है उसको आपको अच्छे ढंग से लिखना पड़ेगा। फिर आता है सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर आपका आ जाता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपका आ जाएगा कि इसे में भूमिका भी कहा जाता है जो रोचक, समित और विषय वस्तु को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए। फिर थर्ड नंबर आपका आ जाता है विस्तार।
विस्तार में आपका आता है कि यही विचारों का विकास दिखाता है और निबंधकार का दृष्टिकोण प्रकट करता है। और फिर 4 नंबर आता है उपसंहार। उपसंहार में लेखक निबंध का निष्कर्ष बताते हैं कि अगर जो निबंध आप जो लिखते हैं, जिसके प्रति लिखते हो, उसका जो निष्कर्ष निकलता है वो आप उपसंहार में लिखते हैं। यानी कि ये जो 4 आपका अंग दिए गए हैं, शीर्षक, प्रस्तावना, विस्तार और उपसंहार, ये चारों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं निबंध अंग, यानी कि निबंध लिखने के 4 तौर और तरीके। उसके बाद फिर आपका 3rd नंबर प्रश्न आता है, एकांकी को परिभाषित कीजिए। एकांकी किसे कहते हैं? अब सबसे पहले लिखेंगे आप लोग कि किसी तथ्य, अनुभूति या विचार के किसी महत्वपूर्ण अंश का एक अंक तथा एक अथवा अनेक दृश्यों में प्रभावपूर्ण तरीके से नाट्याभिव्यंजन ही एकांकी है। क्या है? एकांकी है। जो एक यानी कि महत्वपूर्ण जो अंश है वो एक अंक तथा एक अंक से अधिक, तो उसी को हम एकांकी कहते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है रेखा चित्र शब्द की व्युत्पत्ति, यानी कि 4 नंबर प्रश्न आता है कि रेखा चित्र शब्द की व्युत्पत्ति को स्पष्ट करें। कि जो रेखा चित्र शब्द की व्युत्पत्ति हुई उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। अब इसमें लिखेंगे कि रेखा चित्र शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई वो अंग्रेजी के स्केच, किससे हुई? स्केच शब्द से हुई थी। स्केच का मतलब होता है चित्र, यानी कि चित्रग्राफ, चित्रकार, यानी कि स्केच का मतलब होता है। जो अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतरण है, यानी इस शब्द का होता है चित्र, यानी कि व्यक्ति चित्र, तुलिका चित्र और चरित्र लेख या वृत्त चित्र भी कहते हैं। तो ये आते हैं रेखा चित्र के अंतर्गत सारे। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 5 नंबर की, व्यंग्य को परिभाषित करते हुए उसके भेदों पर प्रकाश डालिए। अब व्यंग्य किसे कहते हैं? सबसे बड़ी बात होता है व्यंग्य किसे कहते हैं। इसमें आप लिखेंगे जिसमें व्यक्ति अथवा समाज की कमजोरियां, दुर्बलता, कथनी और करनी के अंतरों की समीक्षा अथवा निंदा भाषा को टेढ़ी भंगिमा देकर अथवा कभी कभी पूर्णतः सपाट शब्दों में प्रहार करते हुए की जाती है, और वह पूर्णतः अगंभीर होते हुए गंभीर हो सकती हैं, निर्दय लगते हुए दयालु हो सकती हैं, प्रहारात्मक होते हुए भी तटस्थ लगती हैं और मखौल लगते हुए बौद्धिक हो सकती हैं, अतिशयोक्ति एवं अतिरंजना का आभास देने के बावजूद पूर्णतः सत्य हो सकती हैं। तो यही हमारा व्यंग्य होता है। इसके मुख्य रूप से 4 भेद हैं। इसके निम्नलिखित भेद हैं। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर आपका आता है चमत्कारिक विनोद वचन। क्या आता है? चमत्कारिक विनोद वचन। सेकेंड नंबर आपका आता है व्याजोक्ति, और 3rd नंबर आपका आएगा उपहास, और 4 नंबर आता है व्याकृति, और 5 नंबर आपका आएगा आक्षेप। यानी कि कौन कौन से? चमत्कारिक विनोद वचन, व्याजोक्ति और उपहास, व्याकृत, आक्षेप। ये आपके 5 क्या हैं? व्यंग्य के भेद हैं। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया इसमें 6 नंबर की, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? अब आंसर में आप लिखेंगे कि झांसी की रानी उपन्यास के लेखक का नाम डॉक्टर वृंदावनलाल वर्मा जी हैं। यानी कि झांसी की रानी के लेखक का नाम डॉक्टर वृंदावनलाल वर्मा जी हैं। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की, हिंदी में आधुनिक एकांकी नाटकों का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं? तो इस तरीके से आपका प्रश्न होगा। अब इसमें आपका आएगा कि हिंदी में जो आधुनिक एकांकी नाटक हैं उनको किसको भीष्म पितामह कहते हैं? तो सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों कि आप लोग के दिमाग में चलती है कि जयशंकर प्रसाद हैं या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, लेकिन ये आपके अंदर गलत भाव क्या है। जो एकांकी नाटक हैं, एकांकी नाटक के जो मुख्य कवि हैं वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, यानी कि जो भीष्म पितामह का नाम दिया गया है वो किसको दिया गया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को दिया गया है। कि आप लिख सकते हैं कि हिंदी में आधुनिक एकांकी नाटकों का भीष्म पितामह डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है। किसको कहता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 8th नंबर है
कि लक्ष्मी का स्वागत के पात्रों की संख्या कितनी है। तो आंसर में लिखेंगे कि लक्ष्मी के स्वागत के पात्रों की संख्या मुख्य रूप से 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। फिर आता है 8वां नंबर कि आचार्य शुक्ल ने यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध लेखन की शुरुआत कब की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो इसका निबंध लेखन का जो शुरुआत किया था वो कब किया था। आपका आंसर आ जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो निबंध लेखन की शुरुआत हुई थी सन 1904 ईस्वी में हुआ था। यानी कि जो उन्होंने स्टार्ट किया था वो 1904 से शुरू किया था निबंध का लेखन स्टार्ट। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि कुबेर नाथ राय जी की रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए, यानी कि उनका रचनाओं के नाम को लिखिए। अब आंसर में आपका आ जाएगा कि कुबेर नाथ राय जी के रचनाओं का नाम, यानी कि आप लिखेंगे रचना के नाम, रचनाओं के नाम। हेडिंग में आपका आएगा आपका की रचनाओं के नाम। कुबेर नाथ जी की रचनाएं के नाम निम्नलिखित रूप से प्रिया नीलकंठी, नंबर 1 उनका है रचना प्रिया नीलकंठी। दूसरा रस आखेटक। नेक्स्ट है गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट। फिर आता है नेक्स्ट मणिकुतुल के नाम, महाकवि की तर्जनी, किरात नदी में चंद्रमधु, मन पवन की नौका, त्रेता तथा बृहद शाम। और उसके बाद इनकी जो मुख्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इनका जो रचना है वो कौन सी है? कामधेनु। ये बार बार आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा था कि कामधेनु जो रचना है, कामधेनु रचना ये किसकी रचना है? ये कुबेरनाथ राय जी की रचना है। तो इस तरीके से आपके प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है और बार बार पूछा भी गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा गया था। आप कितने भी आप प्रीवियस ईयर 2010, 2009, 2008, 2011 के पेपर में देखेंगे तो लगभग सारे प्रश्न आपके मिलते जुलते होते हैं। फिर आपका आता है खंडवा। खंडवा में केवल 4 प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर जो है वो 150 शब्दों में लिखना है। अब आंसर आपका प्रश्न आपका नेक्स्ट आता है यानी खंडवा में। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को जरूर शेयर करते रहें और प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल मिलता रहे। और आप क्लास को बराबर लेते रहिए क्योंकि जो क्लास में पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है आपको कुछ और नई चीज़ें सिखाई जाएंगी और आपका जो क्लास की जो आपके टॉपिक हैं, टॉपिक बचे हुए हैं तो वो आपको क्लियर कराई जाएगी। कुछ आपके इसमें हिंदी में अनुवाद बचे हैं और कुछ और सारी चीज़ें हैं तो वो आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अब क्लास स्टार्ट हो रही है, अभी आपका केवल मॉडल पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं क्योंकि मॉडल पेपर सॉल्व करने से 2 चीज़ के फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो आपको प्रश्न की जो लालयते होती है यानी कि प्रश्न के जो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न के जो कहने के उसके तात्पर्य है वो समझ में आता है। फिर आपको आंसर जो आपका आंसर होता है वो किस तरीके से आपको दिमाग में आएगा वो आपको समझने में पूर्ण रूप से आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये सबसे पहले मॉडल पेपर देखना ज़रूरी है। सेकंड नंबर आपका था कि यह ठीक है पर अब कैसी अच्छी न होगी, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसको आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। अब इसमें आप लिखेंगे दोस्तों सबसे पहले आपका आएगा संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे आप लोग, संदर्भ में आपका आएगा कि व्याख्यान पंक्तियाँ उपेंद्रनाथ अस्क के सामाजिक समस्या प्रधान जो एकांकी है वो लक्ष्मी का स्वागत से उद्धृत है। यानी बात हम करें कि इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक लक्ष्मी की स्वागत से लिया गया है जिसके रचयिता लक्ष्मी के उपेंद्रनाथ अस्क जी हैं, जिसके लेखक कौन है? उपेंद्रनाथ अस्क जी हैं। तो आप संदर्भ को जैसे भी आप लिख सकते हैं कर सकते हैं। फिर आपका आता है प्रसंग। फिर आप लिखेंगे प्रसंग में कि रोशन की माँ उसके मित्र सुरेंद्र से कहती हैं कि वह रोशन की शादी के लिए राजी करे और इस क्रम में हुए कन्या के गुणों को बखानते हुए कहती हैं। फिर आपका आ जाएगा व्याख्या। व्याख्या में लिखेंगे आप लोग कि यह तो ठीक है कि रोशन यथा समय विवाह कर लेगा
यानी वो कहती हैं कि यह तो ठीक है रोशन विवाह कर लेगा, पर आदमी में शराफत कहाँ रह गई है। यानी कि उनके कहने का मतलब कि आदमी में शराफत अब नहीं रह गई है। इनका घर परिवार सभ्य है, इनकी लड़की सुगुण संपन्न है, सुंदर है, सुशील है, सुशिक्षित है, और इन सब के साथ जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि ये लोग बड़े अच्छे और भले हैं। मैंने लड़की की बड़ी बहन से भी बातचीत की, वह इतनी शऊरदार की सलीकेवली केवाली है कि क्या कहें। उसकी वाणी इतनी ऐसी सुमधुर श्रवण सुखदायक है कि वो बोलती है तो लगता है जैसे फूल झड़ रहे हों। जिनकी बड़ी बहन इतनी ऐसी गुणवती है, वह स्वयं कितनी गुणवती संपन्न होगी, इसकी सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। यानी वो यानी कि जिस घर में रोशन की शादी हो रही है, यानी उस लड़की के बारे में, यानी कि रोशन की माँ उसके मित्र सुरेंद्र से कहती हैं, उसकी माँ जो है यानी कि रोशन की माँ सुरेंद्र से कहती हैं कि लड़की की जो बड़ी बहन है वो कितनी सुशील स्वभाव और सुसज्जित है। उससे बातचीत की, और जब उसकी बहन इतनी अच्छी सुशील और सुंदर है तो इसी वजह से इसमें आपका लक्ष्मी का स्वागत का जो पाठ बनाया गया था वो यही उनका मूल तत्व था। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मित्र केवल उसे ही नहीं विश्वास कर सके विश्वास कर सके, इसका संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट, इसमें लिखेंगे संदर्भ में आता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इसमें लेखक कहता है कि अपने सच्चे मित्र की प्रशंसा एवं बुराई दोनों समान रूप से करनी चाहिए। जो आपके मित्र हैं, जो सच्चे मित्र हैं, उनकी प्रशंसा और जो बुराई है वो क्या होनी चाहिए, दोनों बराबर की होनी चाहिए। ये मित्रता में किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है। अब आपका व्याख्या में आएगा, व्याख्या करेंगे इसमें आपका कि लेखक के कथानुसार सच्चा मित्र वही है जिसे हम पूर्ण तदाम्य के साथ सच्चे मन से प्रेम करें। यदि हम किसी से अपने छोटे से छोटा काम निकालने के लिए उसकी प्रशंसा करें और अपने मन से उसके प्रति घृणा के भाव रखें तो यह उचित नहीं है, वह सच्चा मित्र कहलाने का हकदार नहीं है। सच्चे मित्र को मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। जो सच्चा मित्र होता है उसको क्या कहें, उसको मार्गदर्शन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इसको मार्गदर्शक होना चाहिए, जिससे उसकी मित्र की जो जीवन अच्छा एवं विकासपूर्ण हो सके। मित्र को सहोदर भाई के समान हितैषी एवं शुभचिंतक होना, यानी कि अपने जो सगा भाई होता है उसके बराबर से या उससे भी बड़ा उसको दर्जा देना चाहिए। मित्र जिससे उसके ऊपर आँख मूंद कर भरोसा कर सके। तो इसमें जो दिया गया है कि मित्र केवल उसे नहीं जिसमें विश्वास कर सके, इसका जो अर्थ है वो इस तरीके से आपको लिखना चाहिए। अब इसका जो निष्कर्ष है इसमें बताया गया है कि इसमें यह बताया गया कि दो मित्रों के बीच का जो प्रेम कपट है वह स्वार्थ पर आधारित नहीं होना चाहिए। सेकंड नंबर, सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र के दुख को अपना दुख एवं सुख को अपना सुख माने, इसी को मित्रता का भाव दिया गया है। फिर 4 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि इंटरव्यू के उद्भव तथा विकास पर प्रकाश डालिए। अब इसमें आप लिखेंगे इंटरव्यू में कि हिंदी साहित्य में इस विधा का जो सूत्रपात प्रारंभ में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ, आगे चलकर ये स्वतंत्र पुस्तकों के रूप में कीर्तियाँ प्रकाशित हुई। हिंदी गद्य में इस विधा का जो प्रवर्तन का जो श्रेय माना जाता है वो बनारसीदास चतुर्वेदी का माना जाता है। विशाल भारत में प्रकाशित रत्नाकर जी से बातचीत और प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन इस दिशा में इनकी उल्लेखनीय रचना है। इसके बाद 1933 में पंडित श्री राम शर्मा का कबूतर नामक इंटरव्यू प्रकाशित हुआ, जो 7 वर्ष बाद सत्येंद्र के संपादकत्व में प्रकाशित साधना पत्रिका के मार्च अप्रैल 1947 के अंक की इस विधा का विकास महत्वपूर्ण स्थान है।
इधर कुछ ही पुस्तकें प्रकाशित हुई, इनमें विशिष्ट साहित्यकार से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर संकलित हैं। इस दृष्टि में समय, समस्या और सिद्धांत तथा समय और हम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन पत्रिकाओं में विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों का साप्ताहिकी में भी इंटरव्यू प्रायः प्रकाशित होते रहते हैं। इसी प्रकार मासिक पत्रिका संगीत में संगीत साधकों से भेंट शीर्षक के अंतर्गत प्रसिद्ध संगीतकों के इंटरव्यू प्रकाशित होते हैं। यानी कि स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि एक स्वतंत्र विधा के रूप में भेंट वार्ताओं का महत्व निर्विवाद है और इन साहित्यकारों के अतरंग जीवन, उनकी रचना दृष्टि, उनकी रचनाओं का मूल प्रेरणा, उन पर पड़ने वाले प्रभाव और उनकी विचारधारा तथा उनके प्रयोजन और उद्देश्य की प्रत्यक्ष सूचना मिलती हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इंटरव्यू कहते हैं। और जो इसका जो उद्भव और विकास हुआ वो इस तरीके से हुआ और इनका जो समग्र रूप है वो पूरे साहित्य का स्वरूप स्पष्ट किया जा सकता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जीवन परिचय दीजिए। अब इसमें लिखेंगे दोस्तों आप लोग कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जीवन परिचय। वाल्मीकि जी का जीवन परिचय। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 को ग्राम बिरला, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम छोटन लाल एवं माता का नाम मुकुंदी था। इनका बचपन सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों के बीच बीता था। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी दलित साहित्य धारा में एक बहुचर्चित नाम है, जो साहित्य के माध्यम से जनमानस से इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। आरंभिक शिक्षा इन्होंने गांव एवं देहरादून से प्राप्त की थी। अपने एमए तक की जो शिक्षा ग्रहण की थी वो पढ़ाई के दौरान उन्हें एक आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक कष्ट तथा उत्पीड़न झेलने पड़े थे। कुछ समय तक ये महाराष्ट्र में भी रहे। वहाँ कई दलित लेखकों के संपर्क में आए एवं उनकी जो प्रेरणा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं का अध्ययन किया। इससे उनकी जो रचना दृष्टि में बुनियादी परिवर्तन आया। हिंदी दलित साहित्य के विकास में इनकी जो भूमिका रही वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। साहित्य में मुखर अभिव्यक्ति हुई है। इन्होंने अपने लेखन जातीय अपमान एवं उत्पीड़न का जीवन पर्यंत वर्णन किया है। इन्होंने सृजनात्मक साहित्य के साथ साथ आलोचनात्मक लेखन भी किया है। इनकी जो भाषा सहज, तथ्यपरक तथा आवेगमयी है, जिससे व्यंग का गहरा फूट दिखाई देता है। नाटकों का अभिनय और निर्देशन से भी इनकी गहन रुचि थी। अपने जूठन आत्मकथा के कारण उन्हें हिंदी साहित्य के पहचान व प्रतिष्ठा मिली। इनका विवाह 27 दिसंबर 1973 में हुआ था और इनकी पत्नी का नाम चंद्रकला था। उन्हें 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार एवं 1995 प्रवेश सम्मान से सुशोभित किया गया था। एक सुप्रतिष्ठित दलित लेखक के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुके वाल्मीकि का निधन कैंसर के कारण 17 नवंबर 2013 में देहरादून में हुआ था। तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये आपको जीवन परिचय थी। उसका में 6 नंबर प्रश्न है कि एक लेखक की डायरी की भूमिका लिखिए। अब इसमें आपका आता है 6 नंबर प्रश्न जो यानी कि एक लेखक की डायरी, इसकी जो भूमिका है उसके बारे में लिखना है। यानी एक लेखक की डायरी की भूमिका लिखना है। अब इसमें लिखेंगे आप लोग हेडिंग डालेंगे कि एक लेखक की डायरी की भूमिका। एक लेखक की डायरी की भूमिका। इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत डायरी का शीर्षक वस्तुतः एक साहित्यिक की डायरी है, जिसके लेखक श्री गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। वे बचपन से ही अंतर्मुखी और आत्मकेंद्रित स्वभाव के थे। ये अत्यंत जिज्ञासु भी थे, चित्त विचलन भी, और उनकी जो प्रमुख प्रवृत्ति थी वह मुक्तिबोध एवं स्थानांतरगामी प्रवृत्ति की थी। डायरी शब्दों से भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि मुक्तिबोध की ये डायरी तिथिवर डायरी है। वास्तव में एक साहित्यिक की जो डायरी है वो स्तंभ का नाम था।
इसके अंतर्गत मुक्तिबोध ने अनेक प्रश्नों पर अपने विचार व्यक्त किए थे। नागपुर से प्रकाशित होने वाली जो साप्ताहिक पत्रिका यानी कि नया खून में कभी साहित्यिक तो कभी गैर साहित्यिक और विषयों पर मुक्तिबोध पर टिप्पणियाँ लिखी गई थी। ये पश्चात वसुधा नामक पत्रिका उन्होंने निबंधों के माध्यम जो विचार व्यक्त किए उनके संकलन एवं साहित्यिक की डायरी में है। मुक्तिबोध ने इसे श्रीकांत वर्मा को दिया था, जिसका प्रकाशन उनके जीवन काल में हुआ था। इसका दूसरा संस्करण जो है वो मुक्तिबोध के मृत्यु के 2 माह बाद यानी कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित हुआ। श्रीकांत शर्मा जी के अनुसार एक साहित्यिक की डायरी के पहले संस्करण का जो पांडुलिपि है वो मार्च 1964 ईस्वी में भोपाल में मुक्तिबोध जी ने मुझे सौंपे थे और वह जिस रूप में चाहते थे उसी रूप में वह प्रकाशित हुए। उस पांडुलिपि में कहा गया है कुटियान और काव्य सत्य और कलाकार के जो व्यक्तिगत ईमानदारी है वो शीर्षक किस्तें नहीं थी और फलस्वरूप वे पहले संस्करण में नहीं है। तो ये था एक लेखक की डायरी यानी कि मुक्तिबोध जी के बारे में, जो जिन्होंने मुक्तिबोध जी ने इसे गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने इसका लिखा था, एक लेखक की डायरी। तो ये था सेक्शन बी के सारे प्रश्न की खंड बा का। फिर आता है नेक्स्ट आपका खंड सा। अब खंड सा में आपको केवल 2 प्रश्न करने हैं और जो प्रत्येक प्रश्न का आंसर है वो आपको 450 शब्दों में देना है। जो प्रत्येक प्रश्न का जो आपका जो अंक निर्धारित किया गया है वो 10.5 नंबर का कि 10.50 का है। 7 नंबर प्रश्न दिया गया है कि हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए यानी कि संक्षिप्त लेखन लिखिए यानी कि लेख लिखिए। 8 नंबर प्रश्न दिया है कि दीपदान एकांकी का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। और फिर 9 नंबर प्रश्न दिया कि जीवन का स्वरूप विश्लेषण करते हुए उसका विकासात्मक परिचय दीजिए। और 10th नंबर प्रश्न दिया है कि डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की निबंध कला पर प्रकाश डालिए। तो ये चारों प्रश्न मैं आपको अलग से वीडियो बना देंगे, 2-2 प्रश्न करके। लॉन्ग आंसर का प्रश्न है तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो ये आपका आधे घंटे का अलग वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको सारी चीज़ें एक एक करके बता देंगे, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में हम आप लोगों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।